तो बात कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस की। ये इंटरफेज न्यूक्लियस हमारा हो गया, जो कि पहला टॉपिक है हमारा। इसके बाद से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है स्ट्रक्चर में? पढ़ना है 4 बेसिकली चीजें हैं। पहला जो चीज है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दूसरा जो चीज होता है, ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो हमको पढ़ना क्या क्या है, एक एक करके लिख ले रहे हैं, फिर डील कर लेंगे हम लोग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस हो गया। तीसरा जो हो गया इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड लास्ट जो है इसे हम क्या कह रहे हैं? क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट। तो यही 4 चीजें पढ़नी है हमको, ठीक है, किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस में। इंटरफेज न्यूक्लियस के बाद हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। स्ट्रक्चर के बाद फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फिर हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं अपने सारे चीजों को। सबसे पहले हमको आज पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। एक टर्म आता है इंटरफेज। नॉर्मली जो सेल डिवाइड करता है पूरे बॉडी में हमारे, दैट इज बाय माइटोसिस। माइटोसिस हम कह रहे हैं कि उसमें जो सेल डिवीजन होता है दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन कहने का मतलब क्या हो गया कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले प्रेजेंट होते हैं उतने ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बाद में ही प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब डिप्लॉयड अगर ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 सेट क्रोमोसोम का है, तो आफ्टर माइटोसिस सेल में क्या होगा? 2 ही सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इंटरफेज मतलब क्या हो गया कि 2 सेल डिवीजन के बीच का वो स्टेज होता है। सेल साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे। पहले माना गया था कि सेल जब डिवाइड करता है, नॉर्मली अगर ह्यूमन चिक सेल की बात कर रहे हैं, गाल का सेल जो है हर 24 घंटे में डिवाइड करता है, तो 23 घंटे तक कोई भी एपरेंट मूवमेंट हमको नहीं नजर में आता है। सेल के अंदर कोई डिवीजन स्टार्ट नहीं होगा। लास्ट के 1 आवर में क्या होता है? सेल कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है। इसका मतलब 24 आवर्स, मोर देन 90% जो टाइम होता है सेल जो है वो किस स्टेज में होता है? इंटरफेज स्टेज में होता है। मतलब इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज हम कह रहे हैं, नॉन डिवाइडिंग स्टेज। उस समय डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन समझो अब डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन ये प्रिपरेशन कर रहा है किस चीज के लिए? डिवीजन के लिए। तो एक्चुअल में देखा गया, हम लोग सेल साइकिल में भी देखेंगे कि जो इंटरफेज होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिवली, मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव फेज होता है। तो यहाँ पे इंटरफेज का न्यूक्लियस हम देख रहे हैं, मतलब सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा है। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो किन किन चीजें हमको हमें नजर आती हैं? तो सबसे पहले बाहर का एक कवरिंग होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर क्या होता है उसके? जस्ट लाइक जेली लाइक मैट्रिक्स उसके अंदर भी भरा होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म कहते हैं। थर्ड कंपोनेंट हो गया, बीच में थ्रेड का एक नेटवर्क पाया जाता है जिसे हम क्रोमेटिन नेट कहते हैं। एंड फोर्थ, उसमें एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये 4 रीजन हमें पढ़ने हैं। किसमें? 4 रीजन पढ़ने हैं किसके अंदर? तो स्ट्रक्चर इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। अब देखो स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज वो क्या है हमारा? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका कैसा होता है? तो इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, अंदर एक मेम्ब्रेन होता है। बाहर वाले को हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, अंदर वाले को हम क्या कह सकते हैं? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम बात कर रहे हैं इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को, तो इसी स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। तो जो अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह रहे हैं। तो आप देखो, अगर इसके हम थिकनेस की बात कर रहे हैं तो 10 to 50 नैनोमीटर तक हो सकता है। ये जो थिकनेस है, माइक्रो नहीं, सोचो नैनोमीटर, बहुत छोटा हो गया, बहुत कम थिकनेस होता है इसका। तो 10 to 15 नैनोमीटर थिकनेस होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस का। अगर हम बात कर रहे हैं इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या बना रहा है? एक बैरियर बना रहा है। किसके बीच? न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि अंदर का मैट्रिक्स है, विद साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच का क्या होता है? एक बैरियर बनाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एक्चुअली में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो ज्यादातर केस में क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ना, ज्यादातर केस में ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है। किसके साथ? हम लोगों ने पढ़ चुका है, एंडो मेम्ब्रेन में पहला ऑर्गेनेल कौन सा? ER। तो ज्यादातर केस में क्या होता है कि बहुत सारे साइड से ER के साथ वो क्या होता है? एसोसिएटेड होता है। बिल्कुल सही सीखल। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस होता है ER के साथ, और उसके पास क्या रहता है? इसी आउटर मेम्ब्रेन के साथ अगर ER के साथ वो एसोसिएटेड होगा, तो ER के साथ एसोसिएटेड होगा तो इसके आउटर मेम्ब्रेन पे उस केस में राइबोसोम्स भी पाए जाएंगे। राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। जगह जगह पे ये न्यूक्लियर एनवेलप, समझना इस चीज को, जगह जगह पे ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है हमारा, इनमें पोर होता है। ठीक है, इसमें छेद होता है ताकि सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? आर पार हो सकते हैं। जो छेद होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये जो छेद है इसे ही हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। इसका साइज काफी छोटा होता है और वेरिएबल होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 300 to 1000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये जो साइज होता है न्यूक्लियर पोर का, इट इज एक्चुअली रेंज बिटवीन 300 to 1000 एंगस्ट्रॉम, इसके बीच में होता है। न्यूक्लियर पोर में एक्चुअली में एक तरह का, हम कह रहे हैं एक तरह का चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि सब्सटेंसेस, यानी कि सब्सटेंसेस क्या हो गया? प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, आरएनए मूव कर रहा है अंदर से बाहर। ठीक है, तो एक्चुअली राइबोसोम्स का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होता है, वो मूव करके बाहर जाता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो कोर है, इट इज फॉर्म्ड बाय अ ऑक्टागोनल कॉम्प्लेक्स। ये एक तरह के ऑक्टागोनल कॉम्प्लेक्स से बना होता है, या ऑक्टागोनल कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्चुअली में है क्या? तो ये स्ट्रक्चर समझना, मैं मिटा के बना रहा हूं, ज्यादा समझ में आएगा। देखो, अगर हम 3D की बात कर रहे हैं तो ये एक ऑक्टागोनल हो गया, ये एक ऑक्टागोनल कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके बीच में क्या है? पोर है। ठीक है, अगर ऊपर से हम देख रहे हैं, ये समझना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये जो ऑक्टागोनल पोर, ये तो पोर हो गया। ठीक है, और ये ऑक्टागोनल एक प्रोटीन से बना होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। तो सिंपल समझो है क्या, तो जो छेद है, छेद के चारों बगल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। किस शेप का? ऑक्टागोनल शेप का। और वो क्या चीज से बना हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बना होता है। और इस स्ट्रक्चर को एनुलस कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को एनुलस या फिर ब्लेब कहते हैं।
एनुलस या फिर ब्लेब कहते हैं। तो एक्चुअल में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में दोनों चीजें आ गई, एक तो पोर हो गया जिसका साइज क्या होता है 300 टू 1000 एंगस्ट्रॉम होता है, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, एंड दिस वेरी स्ट्रक्चर इज नोन एज एनुलस और ब्लेब। इसे ही स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एनुलस कहते हैं या फिर ब्लेब कहते हैं। ये हो गया आउटर हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? न्यूक्लियर पोर हो गया। अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, समझना इस चीज को। सर, हाँ बोलिए। सर ये जो ऑक्टागोनल शेप है, ये इस शेप का पोर्स के आउटसाइड पाया जाता है। किसके आउटसाइड? पोर्स के आउटसाइड, न्यूक्लियर पोर्स के जैसे पोर है, समझना ये बता रहे हैं हम ऐसे। मान लो ये पोर हो गया, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये छेद था, तो छेद में ही ऐसे पाया जा रहा है सराउंडिंग, ऐसा सिलिंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर, जो कि शेप कैसा है? गोल नहीं है, किस शेप का है? ऑक्टागोनल शेप का है, और बीच में छेद है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या हो गया? ये एनुलस वाला पार्ट हो गया, और ये वाला बीच में जो छेद है वो क्या हो गया? पोर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यस सर। देखिए, इसके बाद से अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये भी फिलामेंट से सराउंडेड, अंदर से फिलामेंट या लेयर के रूप में सराउंडेड रहता है, जिसे हम न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। मतलब अंदर से भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, ये एक शीट से कवर्ड होता है, अंदर से इनर मेम्ब्रेन भी एक शीट से कवर्ड होता है, जिसे हम न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। और ये एक्चुअली में फिलामेंट से बना होता है, समझो इस लैमिना में फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर अरेंज है, और ये फिलामेंट क्या चीज से बने होते हैं? लैमिना प्रोटीन से बने होते हैं। तो क्या क्या चीजें अभी तक मैंने बताया है, सिंपल मैं फिर से उस चीज को याद करा दे रहा हूं। डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अगर इसके थिकनेस की हम बात कर रहे हैं, थिकनेस क्या हो गया? तो थिकनेस इसका होता है 50 टू 100, ठीक है, सॉरी 10 टू 15 नैनोमीटर होता है। और ये जो थिकनेस है एक्चुअली में इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जगह जगह पे पोर प्रेजेंट है, लेकिन वो पोर ऐसे ही सिंपल छेद नहीं होता है, पोर के ऊपर एक सराउंडेड स्ट्रक्चर होता है ऑक्टागोनल शेप का, एंड दिस ऑक्टागोनल शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज एनुलस या ब्लेब। इसे ही कह रहे हैं। ये किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से। कौन सा? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से वो क्या होता है? बना होता है। जो छेद है पोर प्लस ऑक्टागोनल ये स्ट्रक्चर, जिसे हम एनुलस कह रहे हैं, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अंदर से इनर जो सरफेस है किस चीज का? इनर मेम्ब्रेन का, इट इज आल्सो कवर्ड बाय अ शीट ऑफ फिलामेंट्स, एंड दीस फिलामेंट्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ लैमिना प्रोटीन। ये क्या चीज से बने होते हैं? लैमिना प्रोटीन से बने होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? ये जो शीट बनता है इसे हम न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर लैमिना कह रहे हैं। अब एक्चुअली में जो पोर कॉम्प्लेक्स है, पोर कॉम्प्लेक्स है, यही एक तरह से क्या करता है? कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है बिटवीन कैरियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म हम किसको कह रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म को कह रहे हैं, एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्या होता है? जुड़ा होता है। याद रखना है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ऑक्टागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर एनुलस प्लस न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का डायमीटर की हम बात करें तो इट रेंजेस बिटवीन 300 टू 1000 एंगस्ट्रॉम। यहां तक समझ में आया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहला हमारा स्ट्रक्चर में कंपोनेंट हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, बस अभी 300 टू 1000 हो गया यहां तक। अब देखो इसके बाद से जैसा हम लोग कर रहे हैं, आप समझने पे ध्यान दो। क्लास एंड होगा, इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा, जहां तक का एंड होगा वहां तक के नोट्स आप लिख लेना उससे। तो इससे ये होगा कि जल्दी जल्दी सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा, साथ ही साथ आप लिखोगे तो रिवीजन भी होगा, और जो छूट जाता है वो भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहां इसके बाद से नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ना है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकंड कंपोनेंट पढ़ना है स्ट्रक्चर इंटरफेस का, सेकंड लिखना है न्यूक्लियोप्लाज्म।
हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम न्यूक्लियर सैप भी कह सकते हैं, इसे हम न्यूक्लियर सैप भी कह सकते हैं, या इसी को हम कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। अगर बात कर रहे हैं ये कहां प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कैसा सब्सटेंस होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स कोलोइडल सब्सटेंस होते हैं। कोलोइडल हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन से बड़े, सस्पेंशन से छोटे। कोलोइडल, कॉम्प्लेक्स कोलोइडल ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस का दूसरा नाम मैट्रिक्स होता है। ग्राउंड सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं। किन चीजों से बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोसाइड से, एटीपीज, प्रोटीन्स, एंजाइम, आरएनए का, डीएनए का, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड हम लोग किसको बोलते हैं, हाँ, स्ट्रोमा इन टर्म्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रोमा इन टर्म्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रोमा इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिड। देखो न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, ठीक है। मान लो हम बात कर रहे हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की। डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए में होता क्या है, ठीक है। अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं, मैं उधर लिख रहा हूं, ठीक है, ये देखो मैं इधर लिख रहा हूं। अब देखो अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए में क्या क्या चीजें होती हैं, तो अगर हम डीएनए को स्ट्रेट करके देखें तो एक्चुअली में इसका बैकबोन बना होता है शुगर से, प्लस एक शुगर दूसरे शुगर से फॉस्फेट से जुड़ा होता है, और बीच में क्या होता है, प्रोजेक्टेड नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस। ये नाइट्रोजिनस बेस डीएनए के केस में 4 तरह का हो सकता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एटीसीजी हो सकता है, ठीक है। तो देखो सिंपल, ये सारे को मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, मतलब नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। समझो न्यूक्लियोसाइड हम लोग किसको बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे, न्यूक्लियोसाइड किसको बोल रहे हैं, तो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, नाइट्रोजिनस बेस एनबी, ठीक है। तो एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड है क्या, एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे हैं, तो इट कंटेन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस वन फॉस्फेट, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। न्यूक्लियोटाइड को पूरा क्या लिख सकते हैं, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, तो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोटाइड तो होता ही है, साथ साथ अलग हमको न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है भाई, तो इसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होगा, एटीपीज, एटीपीज, फॉस्फेट नहीं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट तो जुड़ ही गया तभी तो न्यूक्लियोटाइड बना। देखो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, और क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन एंड एंजाइम्स ऑफ, प्रोटीन एंड एंजाइम्स ऑफ आरएनए। आरएनए के लिए जो प्रोटीन आरएनए मैन्युफैक्चर करता है, साथ ही साथ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए बनने का एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस हम लोग 12 में पढ़ेंगे एंडोन्यूक्लियस के बारे में। ये क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे कि डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पे काटता है, मतलब फ्रैगमेंट करता है, जो एंजाइम करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम आयन होता है, मिनरल्स में कैल्शियम आयन होता है, साथ ही साथ हम जानते हैं मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज के लिए, तो
मैग्नीशियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज के लिए? तो आप जानते हो कि राइबोसोम के यूनियन के लिए, दोनों सब यूनिट राइबोसोम का जो होता है उसके यूनियन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन। न्यूक्लियोटाइड्स का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। न्यूक्लियोटाइड्स किस फॉर्म में होता है? तो पांचों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन रहेंगे? तो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा क्या होता है? जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर क्या होता है? सीटीपी, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट टीटीपी, थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड लास्ट है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम यूटीपी कहते हैं। तो पांचों तरह का ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट होता है। उनका कंसंट्रेशन क्या होता है? काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो ये सारे चीजें प्रेजेंट होती हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म ही वो एरिया है जहां पर जहां पर हमको न्यूक्लियोलस साथ ही साथ क्रोमेटिन नेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म ही वो एरिया है या वो रीजन है जहां पे क्या हमको मिल रहा है? क्रोमेटिन के साथ साथ न्यूक्लियोलस मिल रहा है। तो पहला स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या पहला स्ट्रक्चर था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोप्लाज्म। अब तीसरे की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सा? क्रोमेटिन नेट, ठीक है। थर्ड वर्ड इज क्रोमेटिन नेट हमें पढ़ना है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म समझ में आया? सर न्यूक्लियोटाइड्स का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन होता है, यही तो डीएनए बना रहा है ना। न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन क्या है? डीएनए का फॉर्मेशन करना। आरएनए में भी तो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड हम लोग बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड बनता है तो न्यूक्लिक एसिड, मतलब समझो न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट है, यही न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चला गया तो वही क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड बनाता है। अगर राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए बनेगा। अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है तो क्या बनेगा? डीएनए, ठीक है। तो समझो न्यूक्लियोटाइड के रिपीटिशन से क्या बनता है? डीएनए और आरएनए बनता है। यही फंक्शन होता है। सर ये सब का फुल फॉर्म होगा ना नोट्स में? क्या चीज? ये सब जो लिखा है न्यूक्लियोटाइड को। देखो नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्रोमेटिन नेट के बारे में। थर्ड नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्रोमेटिन नेट के बारे में। अगर क्रोमेटिन वर्ड की हम बात कर रहे हैं, क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड, ठीक है। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड एंड क्रोमेटिन नेट की बात कर रहे हैं, मतलब एक नेट लाइक, एक हम कह रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि स्टेनिंग के बाद नजर आया हमको, ठीक है। एक कलर्ड बॉडीज नजर आ रहे हैं हमको। अब देखो ये सबसे पहला जो टर्म दिया था इन्होंने फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है। टर्म जो दिया था वो फ्लेमिंग ने दिया था क्रोमेटिन नेट का, ठीक है। फ्लेमिंग ने बताया था। एक्चुअली में देखा गया है कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो उसका जो हम कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है, इट इज प्रेजेंट इन अ टैंगल्ड फॉर्म। टैंगल्ड कह रहे हैं उलझा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में नजर आता है। और यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो नेट फॉर्म किया है इसे ही हम क्या कह रहे हैं? क्रोमेटिन नेट कहते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये एक नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स यहाँ पे क्या हो गए? इसमें क्या प्रेजेंट है एक्चुअली में? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम या डीएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि डीएनए एक्चुअली में प्रेजेंट कैसे होता है क्रोमेटिन में चाहे क्रोमोसोम में। समझना है इस चीज को, आगे हम लोग को पढ़ना है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को जब हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर। यहाँ सिंपल समझो कि एक तरह का प्रोटीन है जो कि क्या है? बना हुआ है डीएनए प्लस प्रोटीन, दोनों इसमें प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन नेटवर्क में, ठीक है। मेनली अगर हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, हम यूकैरियोटिक क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, तो इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। मैंने बताया था हिस्टोन प्रोटीन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका?
यूकैरियोटिक डीएनए का। ये कैसा प्रोटीन है? तो बेसिक प्रोटीन है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक होता है हिस्टोन प्रोटीन किसका? तो यूकैरियोटिक डीएनए का। वहीं प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? नॉन हिस्टोन। तो वैसा डीएनए जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिसमें प्रेजेंट होता है, हिस्टोन नहीं होता है, वैसे डीएनए को नेकेड डीएनए हम कहते हैं। यहाँ पे डीएनए नेकेड नहीं है, इसका मतलब इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, इट इज प्रेजेंट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, जानते हैं हम लोग क्रोमेटिन नेटवर्क ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो हमको नजर आ ही रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली में होगा क्या? तो एक्चुअली में होता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। हम बात कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन के फॉर्म में, और क्रोमेटिन के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है इसके अंदर, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल दिखेगा कैसे और सेपरेशन इसका कैसे होना है? तो सिंपल, जब सेल डिवाइड करने की स्थिति में आता है तो इसी का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होगा? समझो ये आपस में करीब होते चले जाते हैं और फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम फिक्स्ड नंबर की बात कर रहे हैं तो फिक्स्ड नंबर ह्यूमन में कितना होगा बताइए? अगर फिक्स्ड नंबर की हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में कितना होगा? 46। 46, बहुत अच्छे। तो फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन में कितना होता है? 46। मतलब सेल में हमको भले ही कैसा भी नजर आ रहा है कि हाँ वो एक टैंगल्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि वो क्रोमोसोम के फॉर्म में आएगा, that chromosome number is constant and it is equal to 46 chromosomes in each and every cell of the human body except the reproductive cell, that is sperm and ovum। उनको छोड़ के हर बॉडी सेल में क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारा अब क्रोमोसोम तो बन गया, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में नजर आ रहा है ये। अब डिफरेंट फॉर्म हमको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का नजर आता है, जो कि हमको क्रोमोसोम में यहाँ पे सिंपल समझो कि हाँ सर, ये जो क्रोमेटिन है, जब हम लोग सेल डिवाइड होगा तो फिर जब ये सेल डिवाइड होगा तो सर ये इक्वल में ना डिवाइड होगा, जब वो डिवाइड हो जाएगा तब ना पूरा फॉर्म करेगा क्रोमोसोम। नहीं, डिवीजन के समय, डिवीजन के पहले ही फॉर्म कर देगा क्रोमोसोम के रूप में। अच्छा, डिवीजन के पहले ही इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट जो रहता है 46 में आ जाएगा वो। मतलब डिवीजन जब स्टार्ट होता है कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे भी, हम लोग प्रोफेज में देखेंगे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, मेटाफेज में आने पे स्टार्ट हो जाता है, पूरा क्रोमोसोम के रूप में बन भी जाता है वो। इसके बाद देखो कि अगर हम क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं तो केमिकली क्रोमेटिन क्या चीज, किन चीजों से बना होता है? तो हम लिख सकते हैं कि क्रोमेटिन जो है इसमें क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला है डीएनए। डीएनए प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अगर हम परसेंटेज की बात करें, दैट इक्वल्स टू 31% के अप्रॉक्स क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं, आरएनए की बात, तो आरएनए का अमाउंट कम होता है, 2.5% होता है। फिर हम बात कर रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन की, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं जो कि बेसिक प्रोटीन्स है। हिस्टोन प्रोटीन जो कि बेसिक प्रोटीन है। अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं जो कि बेसिक प्रोटीन है, तो ये बेसिक प्रोटीन कितना परसेंट है? तो लगभग 36% होता है। अगर हम बात कर रहे हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन की, जो कि इसमें भी प्रेजेंट होता है, जो कि एसिडिक प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि एसिडिक प्रोटीन है, एसिडिक प्रोटीन है, तो इसका जो अमाउंट है दैट इक्वल्स टू 28%। दैट इक्वल्स टू 28%। अब देखो हिस्टोन प्रोटीन जो है 36%, इस हिस्टोन प्रोटीन में
20 to 30% जो हिस्टोन होता है वो एक्चुअली में आर्जिनिन और लाइसिन से ही रिच होता है, ठीक है। 20 to 30% जो हिस्टोन होता है वो आर्जिनिन और लाइसिन से ही रिच होता है। ये हिस्टोन में 20 to 30% जो है, मतलब 36 का 20 to 30%, मतलब 36 में से 20 to 30% मेजोरिटी जो है उसमें दो ही बेसिक प्रोटीन है, एक आर्जिनिन हो गया, दूसरा लाइसिन हो गया। अब आर्जिनिन और लाइसिन के कंसंट्रेशन के हिसाब से, फिर से कह रहे हैं, आर्जिनिन और लाइसिन के कंसंट्रेशन के हिसाब से 5 डिफरेंट तरह का हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं कि, फिर से बता रहे हैं कि क्रोमेटिन बना है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन से। हिस्टोन प्रोटीन 36% है, 36 में से 20 to 30% जो कि मेजर पार्ट है आर्जिनिन और लाइसिन से रिच होता है, और आर्जिनिन और लाइसिन के अमाउंट के हिसाब से, रिलेटिव अमाउंट के हिसाब से 5 डिफरेंट तरह का हिस्टोन प्रोटीन होता है। और वो कौन कौन सा होता है, तो बात कर रहे हैं H1 की। H1 होता है, दूसरा क्या होता है, H2 होता है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये 5 डिफरेंट तरह का प्रोटीन याद रखना है, ये 5 डिफरेंट तरह का हिस्टोन प्रोटीन रहता है। कौन कौन सा, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये याद हुआ, मतलब हिस्टोन प्रोटीन जो है ये 5 डिफरेंट तरह का है। किस बेसिस पे, ऑन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन। कितने तरह का, 5। कौन कौन सा, H1, H2A, H2B एंड H3 एंड H4। तो 5 डिफरेंट तरह का एमिनो एसिड हो गया। सर, हाँ, आप बोले थे कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है ना, केवल किसमें, प्रोकैरियोटिक में। हाँ। नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं नहीं, मैंने बोला था प्रोकैरियोटिक में सिर्फ नॉन हिस्टोन ही पाया जाता है, और ये यूकैरियोटिक में दोनों पाया जाता है। दोनों पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स की, तो 3 बेसिस हो सकता है एमिनो एसिड का। पहला क्या है, तो पहला होता है लाइसिन रिच एमिनो एसिड की बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया, लाइसिन रिच। लाइसिन रिच की बात कर रहे हैं, तो लाइसिन रिच में एक ही सबसे ज्यादा लाइसिन रिच होता है, दैट इज टाइप ऑफ हिस्टोन की हम बात कर रहे हैं, दैट इज H1। H1 जो होता है सबसे ज्यादा क्या होता है, लाइसिन रिच होता है। दूसरा क्या हम रखते हैं, स्लाइटली लाइसिन रिच। स्लाइटली लाइसिन रिच। अगर हम स्लाइटली लाइसिन रिच की बात कर रहे हैं तो ये H2A एंड H2B होता है, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी होता है वो आर्जिनिन रिच होता है, आर्जिनिन रिच। ये क्या होता है, तो H3 एंड H4। तो सिंपल है, याद कर लेना है। H1 कैसा होता है, तो लाइसिन रिच होता है। H2A, H2B कैसा होता है, तो स्लाइटली लाइसिन रिच होता है। और तीसरा कैटेगरी क्या हो गया, H3, H4 हिस्टोन जो होता है वो आर्जिनिन रिच होता है। तो 3 तरह का हमको कैटेगरी मिला, लाइसिन रिच, स्लाइटली लाइसिन रिच एंड आर्जिनिन। और इसमें कितने तरह के हिस्टोन्स हो गए, 5। लाइसिन रिच में 1, बाकी दोनों में 2-2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 5 डिफरेंट तरह का हिस्टोन हम लोगों ने देख लिया। अब इसके स्ट्रक्चर को हमको देखना है कब, हम लोग जब क्रोमोसोम के एसोसिएशन की बात कर रहे हैं कि हाँ डीएनए कैसे रैप्ड होता है प्रोटीन पे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद से हमको देखना है कि क्रोमेटिन एक्चुअली में 2 तरह का होता है, ठीक है। ये हम लोग क्रोमेटिन में ही पढ़ रहे हैं, हम लोग इसका कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से देखें हिस्टोन कितने तरह का होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्रोमेटिन कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है, ठीक है। क्रोमेटिन कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। यहां तक समझ में आया सारे लोगों को, शिवानी, शीतल, वैष्णवी, ईशांत? यस सर।
हाँ ईशांत आपको ठीक। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ क्रोमेटीन की बात हम कर रहे हैं, हम टाइप ऑफ क्रोमेटीन की बात कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ क्रोमेटीन हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस नहीं पढ़ रहे, थर्ड कंपोनेंट क्रोमेटीन पढ़ रहे हैं। दो पढ़ लिए, मेम्ब्रेन पढ़ लिए, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ लिए, तीसरा हम पढ़ रहे हैं क्रोमेटीन के बारे में, चौथा हमको पढ़ना है न्यूक्लियोलस के बारे में। तो थर्ड जो है क्रोमेटीन में, अब हमको पढ़ना है टाइप ऑफ क्रोमेटीन के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग हम डालेंगे टाइप ऑफ प्रोटीन, सॉरी टाइप ऑफ क्रोमेटीन। अगर हम टाइप की बात कर रहे हैं तो बेसिकली दो ही तरह का क्रोमेटीन होता है। अगर हम टाइप की बात कर रहे हैं तो दो ही तरह का क्रोमेटीन प्रेजेंट होता है। एक को हम कहते हैं जब स्टेनिंग किया गया तो एक देखा गया कि लाइटली स्टेन कर रहा है। लाइटली स्टेन करने का कारण क्या होता है, तो वो क्या होता है ना कि ओपन स्ट्रक्चर है, समझो एक तरीके से, वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर नहीं है। क्वाइल्ड रहेगा तो अंदर में क्या होता है, एक्चुअली में क्या है, अगर मान लो हम किसी चीज से किसी को रंग दे तो एक्चुअली में जो कलर होता है वो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। तो वो किसी चीज में जाके बीच में फंसेगा तब तो वो कलर्ड ज्यादा दिखेगा। अगर मान लो बीच में वैसा ट्विस्टेड स्ट्रक्चर ही नहीं, एकदम स्ट्रेट टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होगा, उसका स्टेनिंग या उसमें कलर क्या है, कम चढ़ेगा। जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है उसमें कलर जाके बीच में फंस जाएगा, वो हमको ज्यादा कलर्ड नजर आएगा। तो एक्चुअली में जो क्रोमेटीन देखा गया पहला, वो लाइटली स्टेन था। लाइटली स्टेन रहेगा मतलब ओपन है। ओपन है तो मैंने बताया सेंट्रल डॉगमा क्या है भाई, तो डीएनए पे क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि जो क्रोमेटीन इजीली क्या होता है, स्टेन होता है, इसका मतलब वो ज्यादा ओपन है, ज्यादा ओपन होगा। और दूसरा क्या है, जो डार्कली स्टेन्ड होगा वो क्या होगा, क्वाइल्ड होगा। सिंपल समझो, ये क्या है, डार्कली स्टेन्ड है, डार्कली स्टेन्ड। ये क्या है, हम कह रहे हैं लेस स्टेन्ड। अगर हम डार्कली स्टेन्ड की बात कर रहे हैं तो कौन ज्यादा ट्रांसक्रिप्शनली कौन एक्टिव होगा, बताओ तो, डार्कली वाला या लाइटली वाला, कौन ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, डार्क या लाइट, स्ट्रेट या क्वाइल्ड, बताओ कौन ज्यादा होना चाहिए एक्टिव, किसमें तेजी से आरएनए बनाएगा, क्वाइल्ड, क्वाइल्ड वाले में। वैष्णवी ने कहा, शीतल आप बताइए, शिवानी, ईशांत बोलिए, ईशांत लाइट में, शिवानी ने बताया, शीतल ने लाइट, ईशांत आप, सर लाइट में, लाइट में, हाँ बिल्कुल सही। देखिए तो लाइट में क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका चेन स्ट्रेट है तो आसानी से जगह मिल रहा है कि वो आरएनए को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। तो समझो सिंपल कि जो लाइटली स्टेन्ड है वो क्या है, लाइटली स्टेन्ड ओपन है। ओपन होगा तो क्या होगा, इजीली ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्रिप्शन इसमें ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रोटीन बनाएगा। तो हम कह सकते हैं जो लाइटली स्टेन्ड होता है एक्चुअली में इट इज मोर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मोर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अगर ज्यादा ये एक्टिव होगा तो ये क्या है, लेस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। ये लेस एक्टिव होगा, ठीक है, ये ज्यादा होगा, ये लेस होगा, ये कम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। तो जो ज्यादा है उसे टर्म दिया गया है यू क्रोमेटीन, याद रखना है। मतलब जो ज्यादा क्रोमेटीन होता है, जो लाइटली स्टेन्ड होता है, मोर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, इट इज नोन एज यू क्रोमेटीन। एंड यू क्रोमेटीन एक्चुअली में पाया कहां जाता है,
तो ये न्यूक्लियस के सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। ये क्रोमेटिन पाया कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस के सेंट्रल पार्ट के अंदर पाया जाता है। दूसरा क्या हो गया? हेट्रोक्रोमेटिन इसे हम लोग बोलते हैं, जो लेस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। इट इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन। एंड हेट्रोक्रोमेटिन कहां पाया जाएगा? ये पेरिफेरल पार्ट में पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास पाया जाता है। ये कहां पाया जाएगा? तो हम बात कर रहे हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास पाया जाता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास पाया जाएगा। ये सेंट्रल रीजन में पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास पाया जा रहा है। तो यूक्रोमेटिन क्या हो गया? यूक्रोमेशन। यूक्रोमेटिन क्या है? तो मोर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, लाइटली स्टेन्ड होता है। क्यों लाइटली स्टेन्ड होता है? क्योंकि स्ट्रेट चेन में पाया जा रहा है, इसी वजह से वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शनली ज्यादा एक्टिव होता है। दूसरा क्या हो गया? डार्कली स्टेन्ड हो गया। डार्कली स्टेन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? लेस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये क्वाइल्ड फॉर्म में, क्वाइल्ड फॉर्म में होगा तो इसको सरफेस एरिया कम मिलेगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन का रेट क्या होगा? कम होगा, और आरएनए फॉर्मेशन भी कम होगा। तो ये देखो, ये क्या है? डार्कली स्टेन्ड कर रहा है, और इसे हम क्या कह रहे हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, फर्स्ट वन इज यूक्रोमेटिन एंड सेकंड वन इज हेट्रोक्रोमेटिन। हो गया? समझ में आया? अब देखो, बात कर रहे हैं हम हेट्रोक्रोमेटिन। ये यूक्रोमेटिन हमारा पूरा हो चुका है, यूक्रोमेटिन हमने पढ़ लिया। हेट्रोक्रोमेटिन का टाइप होता है, मतलब टाइप ऑफ क्रोमेटिन में दो हो गया। यूक्रोमेटिन हमने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ रहे हैं हेट्रोक्रोमेटिन, वो भी पढ़ लिया। अब खाली इसका टाइप बचा हुआ है, वो कौन कौन सा टाइप होता है देख लेंगे, क्रोमेटिन हमारा पूरा हो जाएगा। सॉरी, टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। अगर हम टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला होता है कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। पहला जो टाइप है ए, ठीक है, ये सेकंड था हेट्रोक्रोमेटिन, पहला यूक्रोमेटिन हो गया। इसमें ए कर लेंगे हम क्या? तो कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ये कहां पाया जाता है? तो ये सारे सेल में पाया जाता है, सब स्टेज में पाया जाएगा। कहां पे पाया जाएगा? सेंट्रोमेरिक रीजन पे। मतलब समझना, जब क्रोमोसोम क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाता है, तो ये जो पार्ट जिससे कि सिस्टर क्रोमेटिन जुड़े रहते हैं, जो सेंट्रल पार्ट होता है, इसे ही हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर क्या हो गया कि आप देखोगे सेंट्रोमियर एक्चुअली में क्या है? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, एंड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये। सेंट्रोमियर क्या है? एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। और आप देखोगे सेंट्रोमियर में क्या हो रहा है? ये डार्कली स्टेन्ड होगा। तो ये सारे सेल में पाया जाता है, इन ऑल स्टेजेस। तो हम कह सकते हैं इट इज फाउंड इन ऑल सेल्स, इन ऑल स्टेजेस, ऑल स्टेजेस, ठीक है। और किस वाले पार्ट में पाया जा रहा है? सेंट्रोमेरिक रीजन में, सेंट्रोमेरिक रीजन में। तो पहला हो गया कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि क्या है? सारे सेल में पाया जा रहा है, और सारे सेल में सारे स्टेज में पाया जाता है। किस पार्ट में पाया जा रहा है? तो आप देखोगे सेंट्रोमेरिक पार्ट में ये पाया जाता है। तो पहला हेट्रोक्रोमेटिन हमारा क्या हो गया? कंस्टिट्यूटिव टाइप। दूसरा क्या होता है भाई? तो फैकल्टेटिव टाइप होता है, ठीक है, फैकल्टेटिव टाइप सेकंड। सेकंड है बी, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। अगर हम फैकल्टेटिव टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ ही सेल्स में पाए जाते हैं, सारे सेल्स में नहीं पाए जाएंगे, कुछ ही सेल्स में पाए जाते हैं, इन सम स्टेजेस, ठीक है, कुछ सेल में पाए जाते हैं, सम स्टेजेस में पाए जाते हैं। occurs in some cells in some stages,
जैसे कि एक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया गया था, एक फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटीन को डिस्कवर किया गया था, और ये फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटीन जो है ये फीमेल सेल्स में पाए जाते हैं। ह्यूमन फीमेल सेल्स में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एंड हिज नेम वाज बार, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार बॉडी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बार बॉडी कहते हैं। तो आप देखो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटीन का एग्जांपल क्या हो गया, बार बॉडी हो गया। बार बॉडी होता कितना है, अगर किसी भी इंडिविजुअल में हमको कैलकुलेट करना है तो बार बॉडी का वैल्यू जो होता है वो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 होता है। मतलब एक फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं, कोई बताएगा? एक फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम है, XX है, तो बार बॉडी का नंबर क्या हो गया, 2 - 1, दैट इज कितने बार बॉडी होंगे, एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक मेल के केस में कितना होता है एक्स क्रोमोसोम, कितना होता है, 1 होता है ना, तो इसमें 1 - 1 = 0। तो हम कह रहे हैं कि बार बॉडी का जो नंबर होता है मेल के केस में वो क्या होता है, 0 होता है, फीमेल के केस में क्या होता है, 1 होता है। तो बार बॉडी क्या है, एक तरह का फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटीन है जो कुछ सेल्स में नजर आता है। हेट्रोक्रोमेटीन जो सारे सेल्स में नजर आए दैट इज कंस्टिट्यूटिव, जो सेंट्रोमेरिक पार्ट में। हेट्रोक्रोमेटीन जो कि कुछ ही सेल्स में है, जैसे कि फीमेल के बॉडी में सेल्स है उनमें नजर आता है, और उनको डिस्कवर किया गया था बार के द्वारा, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, बार बॉडी। और बार बॉडी क्या हो गया, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटीन। तो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, एक डिजीज होता है मेल में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उसको कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाता है, 46 नॉर्मल होता है, 47 हो जाता है। कैसे, तो नॉर्मली 46 कैसा होता है, आप देखोगे 44 + XY होता है ना मेल में, तो उसमें क्या हो जाता है 44 + XXY। तो ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, तो मेल स्टेराइल हो जाता है, फीमेल लाइक कैरेक्टर उसमें आ जाता है, तो उसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, बार बॉडी कितना हो गया, नॉर्मल मेल में नहीं होता है क्योंकि एक एक्स होता है, 1 - 1 0 हो जाता है, यहाँ 2 एक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ बार बॉडी क्या हो गया, 1। तो क्वेश्चन आता है आपके कि बार बॉडी का नंबर 1 है मेल के केस में, किस कंडीशन में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्योंकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल में 2 एक्स क्रोमोसोम आ जाते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है, मेल में 2 एक्स क्रोमोसोम आते हैं जो नॉर्मली गलत है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, एक्स वाई होता है, एक ही एक्स होता है, जिसकी वजह से बार बॉडी का नंबर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो बार बॉडी का नंबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दैट इज अ एब्नॉर्मल कंडीशन। ये क्या है, एब्नॉर्मल कंडीशन है, और एब्नॉर्मल कंडीशन में मेल क्या हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। एंड सेकंड वन, फीमेल लाइक कैरेक्टर्स अपीयर इन द मेल। फॉर एग्जांपल वॉइस का क्या हो जाता है, थिनिंग हो जाता है, थिनिंग ऑफ वॉइस होता है, स्टेचर वीक हो जाता है, ब्रॉड जो स्ट्रक्चर होता है मेल का वो अटेनमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का है, उसके सिम्टम्स होते हैं ये चीज। तो ये चीजें हो गई, तो हमारा क्रोमेटीन हो गया, हेट्रोक्रोमेटीन भी पूरा, यूक्रोमेटीन लाइटली स्टेन्ड, मोर एक्टिव, एंड वो सेंट्रल पार्ट में पाया जा रहा है। हेट्रोक्रोमेटीन डार्कली स्टेन्ड, लेस एक्टिव, एंड वो पेरिफेरल पार्ट पे पाया जा रहा है। हेट्रोक्रोमेटीन 2 तरह का, कंस्टिट्यूटिव जो सेंट्रोमेरिक होता है जो सब सेल में पाया जाता है, फैकल्टेटिव जो कि स्पेशलाइज्ड फीमेल में खाली पाया जाता है, जिसको हम बार बॉडी कहते हैं। नॉर्मल बार बॉडी का काउंटिंग हम कैसे करते हैं, टोटल जो एक्स क्रोमोसोम होगा -1, दैट इज नॉर्मल फीमेल में क्या होता है, 1 बार बॉडी होता है, नॉर्मल मेल में 0 बार बॉडी होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में अगर हो जाएगा तो कितने बार बॉडी हो जाएंगे, 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया, बोलिएगा। समझ में आया, ओके। तो ये हमारा क्रोमेटीन वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमें लास्ट पढ़ना है अपना पार्ट, दैट इज न्यूक्लियोलस। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज न्यूक्लियोलस।
फोर्थ है न्यूक्लियोलस। देखो न्यूक्लियोलस की हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोलस कहां प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है किसके अंदर? तो इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। किसके अंदर है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड क्या हो गया भाई? न्यूक्लियोप्लाज्म के तो अंदर ये पाया जा रहा है। नेक्स्ट ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। और साथ ही साथ मेम्ब्रेन अगर लेस होगा तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट होंगे या कंपोनेंट होंगे न्यूक्लियोलस के, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस होंगे, वो मिले होंगे किसके साथ? न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। तो क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस है तो इसके जो कंपोनेंट्स है, components are continuous with nucleoplasm. Components are continuous with nucleoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूअस होंगे। काम ये क्या करेगा न्यूक्लियोलस? ठीक है, तो काम एक्चुअली में इट इज एन एक्टिव साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। मतलब यहाँ पे क्या बनता है? आरआरएनए बनता है। एंड आरआरएनए हम लोगों ने पढ़ लिया है, आरएनए का राइबोसोम का कंस्टिट्यूएंट होता है। आरआरएनए क्या भाई? तो राइबोसोम का कंस्टिट्यूएंट है। आपने पढ़ा है राइबोसोम क्या चीज से बना होता है? आरआरएनए और प्रोटीन से बना होता है। तो न्यूक्लियोलस एक्चुअली में क्या बना रहा है? इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरआरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या है कि मान लो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिन के साथ सर्टेन पॉइंट पे जुड़ा रहता है। ठीक है, अटैच होता है। और इन सर्टेन पॉइंट्स को, जिस पॉइंट पे न्यूक्लियोलस जो है क्रोमेटिन से अटैच होता है या क्रोमोसोम से अटैच होता है, उसी पॉइंट को हम लोग NOR कहते हैं। NOR मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि जिस पॉइंट पे न्यूक्लियोलस क्या होता है? क्रोमेटिन या क्रोमोसोम से अटैच होता है, उन्हीं पॉइंट्स को NOR या फिर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन हम कहते हैं। अगर न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं, तो जनरली न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस क्या होता है? सिंगल प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियोलस का नंबर क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। जैसे कि, ठीक है, अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं, अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर क्या होगा भाई? तो एक्चुअल में नंबर जो है प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है? एक न्यूक्लियोलस पर न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस रहता है। लेकिन कुछ जो सेल्स होते हैं उनमें ज्यादा भी होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 4 प्रेजेंट होता है अनियन के केस में। अनियन में क्या है? 4 न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। वहीं पे हम बात कर रहे हैं एम्फीबियन के oocyte की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं oocytes ऑफ एम्फीबियन। oocyte कह रहे हैं ओवम। oocyte ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग, तो उनमें कितना होता है? लगभग 2000 न्यूक्लियोलस होता है। समझो कितना ज्यादा होगा, मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर कितना है न्यूक्लियोलस? तो 2000 के आसपास होता है। ह्यूमन सेल की हम बात कर रहे हैं तो लगभग 10 होता है। ठीक है, 5 पेयर में होता है। ह्यूमन सेल की हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है? 10 होता है, 5 पेयर में न्यूक्लियोलस होता है।
इतना याद रखना है नंबर में कि एक सेल में कितने न्यूक्लियोलस रहते हैं। न्यूक्लियोलस सेल डिवीजन में, हाँ न्यूक्लियोलस का फंक्शन भी मैं बता रहा हूं क्या क्या रहता है। न्यूक्लियोलस सेल डिवीजन में क्या क्या रोल प्ले करता है, न्यूक्लियोलस की हम बात कर रहे हैं कि सेल डिवीजन में क्या क्या रोल प्ले करता है। तो एक्चुअली में ये सेल डिवीजन में रोल तो हम बाद में देख रहे हैं, पहले ये देख रहे हैं कि सेल डिवीजन में इसके साथ होता क्या क्या है। तो सेल डिवीजन का 4 स्टेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज में डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। दूसरा रीऑर्गेनाइज कब करेगा, तो टीलोफेज में। इस बीच क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं आगे जाके। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फंक्शन हम बताएंगे, मतलब ये प्रोफेज में डिसॉल्व हो जाएगा और टीलोफेज में क्या हो जाएगा, वापस आ जाता है। अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियोलस बना क्या चीज से होता है। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें किन चीजों से न्यूक्लियोलस बना है, तो ये डीएनए से बना होता है, ये आरएनए से बना होता है और ये प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। डीएनए की हम बात कर रहे हैं, डीएनए इसमें कितना होता है, तो डीएनए इसमें 5% डीएनए होता है, 10% आरएनए होता है एंड अप्रोक्सीमेटली 85% इसमें क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जब देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो न्यूक्लियोलस भी क्या है ना कि उसमें भी स्ट्रक्चर हमको नजर आने लगा अंदर से, वो स्ट्रक्चर या वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हमको देखना है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, कि न्यूक्लियोलस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। मतलब इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को बनाया गया तो क्या क्या चीजें नजर आई, इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को बनाया गया तो क्या क्या चीजें नजर आई। तो देखा जाता है तो सबसे पहला है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस में हम क्या देख रहे हैं, ए फाइब्रिलर रीजन। न्यूक्लियोलस का फर्दर हम बता रहे हैं कि अंदर से न्यूक्लियोलस कैसा बना होता है, फाइब्रिलर रीजन। पहला कंपोनेंट हो गया फाइब्रिलर रीजन। फाइब्रिलर रीजन को हम लोग न्यूक्लियोनीमा कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोनीमा। ज्यादा हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है यहां तक, ज्यादा नहीं ना हो रहा, हो रहा है। अच्छा हो रहा है, ठीक है। सर एक बार बैक पूरा रिवीजन करवा दीजिए। ठीक, तो देखिए यहीं तक अल्ट्रा स्ट्रक्चर तक हम रहने देते हैं, न्यूक्लियोलस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस पढ़ेंगे, फोर्थ कंपोनेंट यहीं तक हम रहने देते हैं। बैक से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने आज एक्चुअल में न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ा, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर को देखा गया कि न्यूक्लियस जो है ये 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंटेन करता है। पहला था मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं तो मेम्ब्रेन कैसा होगा, तो डबल मेम्ब्रेन होगा। डबल मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, एंड बीच का जो स्पेस है दिस इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 50 नैनोमीटर इन थिकनेस, ठीक है। 10 से 50 नैनोमीटर इसका थिकनेस होता है। जगह जगह पे क्योंकि वो क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कनेक्शन बनाना है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होना है, जिसके वजह से वो कनेक्शन कैसे होगा, तो सब्सटेंसेस एक्सचेंज करेंगे किसके थ्रू, तो कोई रास्ता होगा। तो जो पाथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो एक्चुअल में सिर्फ छेद होके नहीं रहता है, वो छेद जो है एक ऑक्टागोनल प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर से सराउंडेड होता है, जिस ऑक्टागोनल प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को हम ब्लेब या एनुलस कहते हैं। ब्लेब या एनुलस मिल के साथ ही साथ पोर के साथ एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ही क्या कर रहा है, एक तरह का मैकेनिज्म कर रहा है सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन का, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर का, ठीक है। फिर दूसरा था हम लोगों ने पढ़ा कि कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है भाई, तो न्यूक्लियस का जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसे ही हम कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं तो ये बना किन चीजों से होता है, तो इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एटीपी जीटीपी न्यूक्लियोटाइड्स का ये फॉर्मेट हो गया। और क्या होता है इसमें, कैटायंस होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आरएनए बनने के लिए, डीएनए बनने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में एक्चुअली दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन नेट कह रहे हैं या क्रोमेटिन मटेरियल कह रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। हम बात कर रहे हैं क्रोमेटिन नेट की, तो क्रोमेटिन नेट एक्चुअली में है क्या, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन से ही बना होता है, और सॉरी डीएनए मेनली है, प्रोटीन है एंड आरएनए भी है। प्रोटीन सबसे ज्यादा इसमें प्रेजेंट होता है, दो तरह के प्रोटीन, एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक प्रोटीन को नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, बेसिक प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 36% के आसपास होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है, एसिडिक प्रोटीन, वो 28% होता है। डीएनए का अमाउंट 31% होता है, एंड आरएनए जो होता है वो 2.5% के आसपास होता है। ये तो हो गया अमाउंट की बात कर रहे हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन जो है ये दो तरीके से हो सकते हैं, दो तरीके से रिच होते हैं, एक आर्जिनिन और दूसरे लाइसिन रिच। मतलब ये इसके हिसाब से 5 डिफरेंट तरह का हिस्टोन प्रोटीन होता है, H1, H2A, H2B, H3, H4, ये 5 तरह का। 3 कैटेगरी में हम डिवाइड किए, कौन कौन से वो कैटेगरीज हो गए, तो सबसे पहला कैटेगरी है लाइसिन रिच, जो कि एक होता है सिर्फ H1। दूसरा क्या है, स्लाइटली लाइसिन रिच, ये दो होता है, H2A, H2B। तीसरा होता है आर्जिनिन रिच, दैट इज H3 एंड H4। तो 5 डिफरेंट तरह का हिस्टोन प्रोटीन हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि क्रोमेटिन दो तरह का होता है, किस बेसिस पे, स्टेनिंग के बेसिस पे। जो लूजली स्टेन करता है, लेस स्टेन करता है या लाइटली स्टेन करता है, उसे हम यू क्रोमेटिन कहते हैं। एंड यू क्रोमेटिन ज्यादा एक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली, एंड वो कहां पाया जाता है, सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, डार्कली स्टेन्ड होता है, कहां पाया जाता है, पेरिफेरल पार्ट में पाया जाता है, और ये क्या होता है, लेस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ये दो तरह का होता है, कौन कौन सा, कंस्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव। कंस्टिट्यूटिव सारे सेल में पाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल सेंट्रोमेरिक वाला पार्ट हो गया, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में जो पार्ट होता है। दूसरा हो गया फैकल्टेटिव, जो बार बॉडी होता है। फिर हम लोगों ने देखा क्या, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या है, एक सेंट्रल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनलेस होता है, जिसकी वजह से उसका जो कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिला होता है। मेन रीजन है आरआरएनए सिंथेसिस का, मतलब आरआरएनए सिंथेसिस कौन कर रहा है, न्यूक्लियोलस ही हमारा करता है। यहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब बहुत ज्यादा हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो पूछिए। गया, चलिए इसके नोट्स मैं भेज दे रहा हूँ तुरंत 2 मिनट के अंदर, आप देख लेना, और वीडियो भी आपको मिल जाएगा।